प्रधानमंत्री कौन, विपक्ष मौन, ये कहकर जो आपके विरोधी हैं, मतलब बीजेपी वाले, वो आप पर सबसे बड़ी उंगली उठाते हैं। अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं इनके पास जवाब ही नहीं है। जवाब देंगे आज? देखिए, सबसे पहले तो जब आप ये पूछती है विपक्ष से कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो आप स्वीकार करती है कि विपक्ष जीत सकता है, जीतने वाला है, लेकिन आप भी स्वीकार करती है कि विपक्ष जीत सकता है। देखिए, हम सोच रहे हैं कि ये चुनाव 1977 जैसा चुनाव है। 1977 जैसा? 1977। ठीक है। जबकि जयप्रकाश नारायण जी ने गठबंधन बनाया था, काफी बड़े कद्दावर नेता थे, इंदिरा जी को हटाना था, क्योंकि एक अंदेशा हो गया था कि शायद इंदिरा जी तानाशाही कायम करेंगी, आगे रखेंगी, और एक देश में माहौल बन गया था। कई सारे प्रधानमंत्री पद के स्टेचर के लोग थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी कहा कि नहीं, पहले हम इंदिरा जी को हराएं, बाद में जब हम जीतेंगे तब तय करेंगे। बिल्कुल उसी तरह ये चुनाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन हो चुका है, उसका एक में मकसद था कि हमारे विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो। उसमें काफी हद तक हमने वो एक गोल हासिल कर लिया है। बंगाल और बिहार में नहीं हो सका। महाराष्ट्र में देख रही कि करीब करीब एक के खिलाफ एक 1 to 1 हम कर रहे हैं, वोटों का बंटवारा टाल रहे हैं। लेकिन सही बात है कि लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि अगर विपक्ष जीतता है तो कौन होगा। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि ये कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं हो रहा है। ठीक है। ये हमारी संविधान में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अपनाई है, उसमें दो दल एक दूसरे के सामने लड़ते, अपने अपने प्रत्याशी उतारते हैं, और जिस दल के ज्यादा सांसद जीत के आते हैं वो अपना नेता चुनता है। वही होगा जो 1977 में हुआ था। चुनाव के बाद मोरारजी देसाई को अपना नेता चुन लिया गया था। लेकिन आप तो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। बतौर कांग्रेस के नेता आप क्या पर्सनली राहुल गांधी को देखना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर? कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति देखना चाहता है। ओके। लेकिन हम ये पहले हमारा उद्देश्य है कि हम पहले मोदी जी को हराए, देश को तानाशाही से बचाए, देश का संविधान बचाए, जो एक मुद्दा बन चुका है। चाहे आप आपको क्या लग रहा है कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो संविधान बचाने, आरक्षण बचाने, इस पर सिमट रहा है क्या? ऐसा लगता है आपको? हमारे 5 मुद्दे हैं। ठीक है। फिर से कहूंगा 5 मुद्दे हैं। पहला महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की हालत, भ्रष्टाचार, आर्थिक और नैतिक, और संविधान बचाओ। ये 5 मुद्दे हैं। देखिए, इन्हीं 5 मुद्दों पे लोगों ने चुनाव अपने हाथ में लिया है। पर सर, संविधान बचाने की गारंटी तो मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी अपनी तमाम चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि साहब, धर्म के आधार पर आरक्षण कांग्रेस लेकर आने वाली है, ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, मुसलमानों को ओबीसी SC ST का हक मारकर कांग्रेस देने वाली है। और सुन लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में आपके घोषणा पत्र का जिक्र करके मंगलसूत्र छीनने तक के आरोप लगा रहे हैं। इसी बात का मुझे आश्चर्य है कि अगर आप 400 पार की बात कर रहे हैं, 370 पार की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार आएगी तो आप अपने मैनिफेस्टो की बात कीजिए, अपने घोषणा पत्र की बात कीजिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र के विश्लेषण आप क्यों कर रहे हैं? और वो भी जो घोषणा पत्र पर नहीं लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, वो नहीं समझ रहे क्या? उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी मिट्टी में मिल गई है। आप कह रहे हैं कि 2 पैसे में से 1 पैसा मुस्लिम को देंगे, आपके घर में से 2 कमरे मुस्लिम को दे देंगे, आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में मुस्लिम आरक्षण होगा। मतलब क्या बेतुकी की बातें हो रही है। तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपना आत्मविश्वास खो बैठे हैं, और वो जितना ज्यादा कांग्रेस मैनिफेस्टो का प्रचार करेंगे उतना लोगों में एक विश्वास हो गया है कि भाजपा नहीं जीत रही है, जीतेगी तो कांग्रेस। आप कह रहे हैं कि मोदी जी कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, जिस बात का भी आपने जिक्र किया, पीएम मतलब आरोप लगा रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, या कुछ और भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण जिससे आप ये इंटरप्रेट कर रहे हैं? सिर्फ चुनावी भाषण और कुछ नहीं। और चुनावी भाषणों में क्या क्या? चुनावी भाषण में आप कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस जीती, अगर राहुल गांधी जीते, वो इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहे, वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो अडानी अंबानी पर भी सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं वहां पे आऊंगा अभी मैं। हाँ। तो वो जो बात कर रहे हैं, तो अब क्यों कर रहे हैं? जब आप 400 सीट जीतने जा रहे हैं तो आपका अपना मैनिफेस्टो की बात करिए। जो आपने 10 साल में वादे किए थे, पूरे नहीं किए, क्यों नहीं पूरे कर सके? क्या अगले 5 साल में करने वाले हैं? वो नहीं बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो कांग्रेस मैनिफेस्टो की। यानी मोदी जी खुद अगर सोचे
कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है तो देश की जनता क्या सोचेगी, और उसके चलते मोदी जी गलतियां कर रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा है। जैसे अब मुझे बताएं, ये अदानी अंबानी वाला कमेंट, उसको जरा विश्लेषण कीजिए। पहले तो मोदी जी कह रहे हैं कि अदानी अंबानी कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। अगर सबसे पहले चुनाव का इंतजार होता है कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, वो होता है कॉर्पोरेट सेक्टर को। कॉर्पोरेट सेक्टर के पास बहुत सारे विश्लेषक होते हैं, बहुत सारे सर्वे जो प्राइवेटली कराते हैं, वो सबसे पहले सियासी हवा का रुख भागते हैं, देखते रहते हवा का रुख किधर जा रहा है। ठीक है। अगर अंबानी अदानी ने कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि प्रधानमंत्री बोल रहे, इसका मतलब उन्होंने भाप लिया है कि चुनाव का नतीजा क्या होगा, पहला। दूसरा, आप कह रहे हैं कि अदानी अंबानी चोरी का पैसा टेम्पो भर के दे रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अदानी अंबानी चोरी कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री देश के हैं, आप क्या करने वाले? अगर आपको पता है, आपकी खुफिया एजेंसी ने बताया कि टेम्पो भर के, बोरियों में भर के पैसे जा रहे हैं, तो ये और काला पैसा है, चोरी का पैसा आप बोल रहे हैं। आप उनका वक्तव्य पूरा विश्लेषण कीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं? तो ये इस एक वक्तव्य से मोदी ने स्वीकार कर लिया कि चुनाव टर्न हो गया। तो ये अडानी अंबानी वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी सभा में बयान दिया, आप ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी गलती, और उससे ये समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं और बीजेपी हार रही है, ये कह रहे हैं आप? सबसे बड़ी नहीं कहूंगा मैं, एक गलतियां कई हुई है। ठीक है। जब आप कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात करें सिर्फ, हाँ। तो इसका क्या मतलब है? आप अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं जीत रहे हैं। तो ये तो कई सारी बातें उन्होंने की, लेकिन सबसे बड़ी मैं मानता हूं उनकी जो गलती हुई है, गलती क्या, वो उनका अपना उनकी नजरिया उनका है बीजेपी की, मोदी की गारंटी। अच्छा। मोदी की गारंटी, भाजपा की नहीं। क्या गलती है? मोदी सरकार की मोदी जी जो कहते हैं। मुझे बताइए, आज तक किसी भी चुनाव में कभी कहा था नेहरू की गारंटी, इंदिरा गांधी की गारंटी, अटल बिहारी वाजपेयी की गारंटी? हमेशा पार्टी जीती है और पार्टी का मैनिफेस्टो होता है। पर सर, इस देश में तो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये सारे नारे सुने और लोग करें, आप खुद नहीं करें। इंदिरा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मोदी जी आप कह रहे हैं। आज का इश्तिहार देखिए, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, ये लोग नहीं कह रहे हैं। लोग कहते तो मैं समझ सकता हूं, आपकी मानसिकता होगी कि मेरे बगैर देश चल नहीं सकता। दूसरी बात, आपने कहा था कि 75 के साल के बाद किसी को कोई पद नहीं मिलेगा। आपने अडवाणी जी को हटाया, मुरली मनोहर जोशी जी को हटाया, यशवंत सिन्हा जी को हटाया। अब बताइए, केजरीवाल जी ने सवाल पूछा है कि आप क्या करेंगे, अगले साल आप 75 के होने वाले हैं। अब ये बात कोई अमित शाह नहीं करने वाले। अमित शाह तो कहेंगे 100 साल तक जिएंगे और 100 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। आप कहिए कि हाँ, मैंने जो नियम बनाया था 75 साल में भाजपा का नेता रिटायर होगा, क्या आप रिटायर होंगे? हाँ। मोदी जी बताएं कि 75 के बाद वो अगर जीत हाँ। तो नहीं रहे, हाँ। लेकिन हो सकता है विपक्ष नेता हो, क्या आप पद पे बने रहेंगे? बड़ा कॉन्फिडेंस। हाँ, पृथ्वीराज सर, मतलब आप मोदी जी को 24 चुनाव का नतीजा आने के बाद विपक्ष के नेता बना रहे हैं। उनको होना नहीं चाहिए, क्योंकि 75 का नियम लागू होना चाहिए। कोई और बने, अमित शाह बने, कोई और बने विपक्ष के नेता। सर, बीजेपी की गलतियां आप गिना रहे हैं, अडानी अंबानी वाले प्रधानमंत्री के बयान से लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर झूठी बातें कहने से लेकर तमाम बातें आपने गिना दी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो जीत का आधार है, मतलब 2019 में महाराष्ट्र में 1 सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को, वो सिर्फ मोदी और बीजेपी के झूठ और उनकी गलतियों के सहारे बैठे हुए हैं आप, या आपकी कोई पॉजिटिव रणनीति? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि लोग, देश के लोग इन 5 मुद्दों में बहुत ही त्रस्त है, बहुत नाराज है, बहुत दुखी है, बहुत गुस्सा लोगों में है। लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, आप ये जितने मुद्दे गिना रहे हैं, संविधान बदल देंगे, ये आ जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये देश के जो ताना बाना है सांप्रदायिक सौहार्द का, उसको खत्म कर देंगे, ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 से हम सुनते आ रहे हैं। और ये किसानों के खिलाफ हैं, किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो 2019 में भी सारे आपके मुद्दे थे। उधर मोदी सरकार किसान सम्मान निधि लेकर आती है, उधर मोदी सरकार कोरोना महामारी और वॉर चल रही है, उसके बावजूद भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंचा दिया। आपने 3रे 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। मैं विनम्रता से कहूंगा कि अगर मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल में जिस गति से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, अगर वही विकास दर कायम रहती तो आज हम 3रे नंबर पे होते, 5वें नहीं। ये मोदी जी की असफलता, इसलिए बेरोजगारी है, इसलिए महंगाई है। मोदी के सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आप कर्जा ले रहे हैं। 55 लाख करोड़ कर्जा था, वो 200 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। आप कर लगा रहे हैं। क्या मोदी जी जानते नहीं कि अगर गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, चौगुना करेंगे, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे, लोगों को तकलीफ होगी? लेकिन उनकी अपरिहार्यता है, उनको कोई और रास्ता नहीं है कर्जा निकालने के लिए। कर्जे से भी काम नहीं चल रहा है, करों से भी काम नहीं चल रहा है। आप कंपनियां बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच दी,
अब LIC बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं। ये बंद कंपनियां किसने बनाई थी? हाँ। आप पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया वो बेच के खा रहे हैं हम। तो लोग, देश की जनता देख रहे हैं, इसीलिए बेरोजगारी है, इसीलिए महंगाई है। ठीक है इसका सर, लेकिन जवाब एक बात मोदी जी नहीं दे पा रहे। बताइए कि जो आपका पारंपरिक वोटर रहा है देश भर में भी, महाराष्ट्र में भी, मुस्लिम वोटर, उसको सिर्फ वोट बैंक कांग्रेस समझती है क्या? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप ही की पार्टी के नेता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी हो गए सर, उनके बेटे जिशान सिद्दीकी तो अभी भी हैं, अच्छा वो नसीम खान साहब हो गए, वो कह रहे हैं साहब मुसलमानों का वोट लेने के लिए तो है, लेकिन मुसलमानों को टिकट देने के लिए ये लोग गोल कर देते हैं मामला। देखिए, मैं विनम्रता से कहूंगा कि मुस्लिम समाज क्यों भयभीत है आज, क्यों लाइक ए सिंगल मैन वो वोट कर रहे हैं। कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। हर एक वोटर अपनी अच्छाई जानता है कि कौन सी सरकार आएगी तो उसके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी सरकार आएगी वो मॉब लिंचिंग करेगी, वो सब जानता है। तो इसलिए कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। दलित है वो समझ रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिया हुआ संविधान मोदी जी छेड़छाड़ी कर रहे हैं। आज मुंबई की बात करें, जिस तरह से कश्मीर में एक स्टेट था, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, उसको आपने बिना किसी से पूछे उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। मुझे मुंबई के लोगों से पूछना है, कल अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहे कि मुंबई को हम केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, कौन रोक सकता है उनको? आप उनको 270 दीजिए, 370 दीजिए, देखिए क्या होता है। लेकिन मेरा सवाल तो रह गया ना, मुसलमान मोदी उम्मीदवार एक भी महाविकास आघाड़ी ने क्यों नहीं दिया? किसका? देखिए, ये उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया होती है। हमने 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने काफी सीरियसली विचार किया था कि क्या माइनॉरिटी कैंडिडेट दे सकते हैं, लेकिन कई चीजें होती है। अल्टीमेट जो हमारी इलेक्शन कमेटी होती है दिल्ली में, उन्होंने फैसला किया है। सर, महाविकास आघाड़ी में आप लोग झुक गए देखिए, क्या? हमने राज्यसभा सीट मुस्लिम सब उम्मीदवारों को दी थी। अगर डायरेक्ट इलेक्शन में शायद अगर चुनना मुश्किल है तो उसके बदले हमने राज्यसभा में दी है सीट। आप बार बार संविधान बदलने वाली बात पर आ रहे हैं और मैं बार बार आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों के इस दावे पर आम वोटर क्यों विश्वास करेगा? क्योंकि मोदी जी तो ये आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात, वो तो कह रहे हैं देखिए मैं भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करता हूँ। ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेल मिल गई अंतरिम जमानत पर, वो बाहर आ गए, वरना तो देखिए आप हेमंत सोरेन से अरविंद केजरीवाल तक सबको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। देखिए, यही तो तानाशाही का मतलब क्या है। ये तानाशाही है या ये करप्शन के खिलाफ काम हो चुने रहा है? हुए लोगों को आप जेल डाल रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपकी कोई शिकायत है, कोई आरोप है, तो मुकदमा चलाइए ना। उनको प्रचार करने से क्यों रोका जा रहा है? उनसे क्यों डर रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो विधानसभा में मोदी जी को डायरेक्ट आरोप लगाए थे, उसका जवाब मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। जो अडानी और अदानी के संबंधों के साथ जो आरोप किए थे वो नहीं दे पा रहे, उनको बंद कर दिया। अब ये सिर्फ पुतिन के यहाँ होता है। सर, जेल तो कोर्ट ने भेजा, ईडी ने कोर्ट के सामने सबूत रखे, सारे साक्ष्य रखे, कोर्ट ने भेजा। अब ये तो सुप्रीम जो कोर्ट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, चलो हाँ, वो क्यों जेल भेजना चाहती है? क्या वो देश छोड़ के भागने वाले हैं? उनको प्रचार से क्यों रोका जा रहा है? क्या आम जनता नहीं समझती क्या हो रहा है करके? जैसे बाहर निकले, देखिए क्या धमाका हो गया। अरविंद केजरीवाल जो मुद्दे उठाए उससे मोदी जी डरते हैं। और जहां तक कि संविधान बचाने की, तोड़ने की, बदलने की बात है, ये महाराष्ट्र की जनता विश्वास करेगी, मोदी जी पे करेगी या मोदी जी पे नहीं करेगी, ये सवाल। आपका नंबर क्या है? 48 में से कितना महाविकास आघाड़ी जीत का दावा कर रही है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के ज्यादा सांसद चुने जाएंगे महायुति से ज्यादा। और देश में कोई नंबर तो मैंने दिया है कहीं और। आप 30-35 का दे रहे हैं नंबर मैं बताऊंगा आपको, देखिए आपको आश्चर्य होगा। लेकिन दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि देश में मोदी सरकार नहीं आ रही है, मोदी सरकार नहीं बना रहे हैं, देश में परिवर्तन हो रहा है, देश की जनता मोदी जी को हरा रही है। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी के ज्यादा सांसद यूटी के तुलना में जीते जाएंगे। तो महाराष्ट्र से आपको क्या लग रहा है, कितना नुकसान पहुंचेगा महायुति को? मुझे बताइए कौन सा राज्य है पूरे देश में जहां भाजपा की संख्या बढ़ रही है 219 से ज्यादा? एक भी राज्य बताइए। ठीक। तो भाजपा कम हो रहे हैं। उनके गुजरात में, राजस्थान में मैक्सिमम नंबर। समय बिल्कुल कम है, नंबर अगर आप बताना चाहें 48 में से। देखिए, हमारी सरकार बन रही है। सरकार बन रही है, नंबर के लिए पत्ता नहीं खोल रहे हैं और कुल मिलाकर मोदी सरकार जाने वाली है। जो मोदी जी के बयानों से वो कह रहे हैं सामने आ रहा है नंबर। हर एक फेज में नंबर बढ़ रहा है हमारा। अच्छा। हर एक फेज में हमारा नंबर। तो अभी तक की क्या स्थिति है? आज कहने से क्या फायदा, मैं आखिर में बताऊंगा जब आखिरी में। तो सर फिर 4 जून को ही मुलाकात कर लेंगे आपसे जब नतीजे आ जाएंगे। जब पूरा चुनाव खत्म होगा तो मैं बताऊंगा हमारे कितने